तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, खम्मा खड़ी, केम छो। अच्छा, तो सब बढ़िया ही है, मजे में है। आई नो सबका एक ही रिप्लाई होता है मेरे पास। तो आपके जीतू भैया फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो हमारे लर्न एंड शेयर पे, आपके प्यारे चैनल पे। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है हमारा 6th, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। अभी तक इस चैप्टर में अपन ने बहुत सारी चीजें देख ली। इसमें कार्य देख लिया क्या होता है, ऊर्जा देख लिया अपन ने क्या होता है, शक्ति भी देख लिया अपन ने क्या होता है। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बता दिया कि जो हमारी आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी E = mc², वो कैसे वो कैसे हमारी धरती की काया पलट कर सकती है। ठीक है, वो सारी चीजें भी अपन ने पढ़ी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले, बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोलिजन यानी टक्कर। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत अजीब अजीब सी पिक्चर दिख रही होगी। यहाँ पे देखो, दोनों गाड़ियां एक दूसरे से टक्कर खा के पूरी तरीके से पिचक चुकी हैं। और यहाँ पे ये जो लड़की बहुत गुस्से में है, थोड़ा उसको जूम करके देखोगे तो पता चलेगा कि लड़की बहुत गुस्से में, और गुस्से में जाकर के टक्कर खा गई इससे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड है कि टक्कर क्या चीज होती है और फिजिक्स में हम किस किस प्रकार के टक्करों के बारे में बात करते हैं, कैसे उनका अंतिम वेग निकालते हैं, कैसी उसकी ऊर्जा निकालते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं बहुत ही पहली हमारी डेफिनेशन के साथ। अभी तक तो हमें यही लगता था, ठीक है, हमें यही लगता था यार कि दो बॉडी जब कॉन्टैक्ट में आएगी, एक दूसरे के संपर्क में आएगी, ऑब्वियसली एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट डालेगी, कुछ ना कुछ उनके अंदर परिवर्तन कर देगी, तो उसको हम टक्कर बोलते हैं। फिजिक्स में थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज है। फिजिक्स ऐसी कहती है, फिजिक्स की टक्कर की डेफिनेशन ही बोलती है कि अगर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आई है ना, एक दूसरे के संपर्क में आई है, तो अगर पहली वस्तु दूसरे के संवेग या गतिज ऊर्जा में और दूसरी वस्तु पहले के संवेग या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर दे, तो उसे हम टक्कर बोलते हैं। जैसे मान लो एक ट्रक खड़ा हुआ है ना, ट्रक बहुत तेजी से आ रहा, साइकिल वाला आ रहा, धीरे धीरे आ रहा है बेचारा साइकिल वाला। ये टक्कर वाला, ये जैसे ट्रक वाले ने साइकिल वाले को टक्कर मारी, उड़ गया साइकिल वाला। ठीक है, तो जो हमारा ट्रक था उसका कुछ ना कुछ संवेग था, उसमें से कुछ संवेग उसने साइकिल वाले को दे दिया, साइकिल वाला फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाके उड़ गया, और कुछ संवेग टक्कर हमारा जो ट्रक है उसके पास रह गया। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, जो हमारे सामने लिखी है कि भाई जब दो कण या फिर पिंड, अब देखो फिजिक्स में ना कुछ बस टर्म्स होती हैं, जैसे पिंड और क्या बोलते हैं, दो वस्तुएं। ठीक है, बाकी नॉर्मल सी चीज है। हमारे आसपास जो भी आप सबको चीजें दिख रही है, सब पिंड ही है हमारे पास, जिसको अपन बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब दो कण या पिंड एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, तो निकट आने पर पारस्परिक अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से उनके गति, संवेग या फिर ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ये मेन चीज है जो मैं आपको हाईलाइट करने वाला हूं। यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट किया है। जो हम फिजिक्स की डेफिनेशन में बात करते हैं वो ये बोलते हैं कि उन वस्तुओं के संवेग या ऊर्जा में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, अगर संवेग और ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए तो उसको हम टक्कर बोलते हैं। अब नॉर्मल बात तो यही समझ में आती है कि सर जब दो वस्तुएं पास पास आएगी तो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में तो आएगी, संपर्क में तो आएगी, लेकिन फिजिक्स में वस्तुओं के बीच में टक्कर होने के लिए उनका संपर्क में आना जरूरी नहीं है। बोले सर ये क्या बोल रहे हो सर, बिना कांटेक्ट में कैसे कोई टक्कर हो सकती है? तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अल्फा प्रयोग जो था हमारे रदरफोर्ड का, उस रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कण जब जाके हमारे गोल्ड का जो न्यूक्लियस था, नाभिक जो था, जब उससे टकराया था, तो क्या रियलिटी में टकराया था? ना, वो सिर्फ उसके पास गया, पास जाने के बाद उनके बीच में कुछ इंट्रैक्शन हुआ, कुछ बातचीत हुई, और फिर है ना इस क्या बोलते हैं नाभिक ने उसको लात मार दी। ठीक है, इस नाभिक ने इस अल्फा कण को मार दिया, लात मार दिया, और ये कहीं और दूसरी जगह प्रकीर्णित हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया अपनी डायरेक्शन से। तो ये भी एक तरीके की टक्कर है, जहां पे दो पार्टिकल जो है, दो जो कण है, वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आए, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, लेकिन फिर भी उसको अपन कोलिजन बोल रहे हैं। ऑल्दो जब हम 11th क्लास की फिजिक्स की कोलिजन के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसी चीजों को स्टडी नहीं करते। ठीक है, बट ये सारी चीजें कोलिजन के अंदर आती है, टक्कर के अंदर ही आती है, और फिजिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि टक्कर के लिए दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आए, जरूरी ये है बस दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अन्योन्य अभिक्रिया करें और दोनों एक दूसरे को संवेग में ऊर्जा में परिवर्तन कर दे, या तो ये अपनी दे दे या तो ये अपनी इसको दे दे। ठीक है, अभी देखो मैं मार रहा हूं ना, तो ये इसने इसको दूर भेज दिया है ना, मैंने इसको मारा, देखो चुपचाप बैठा था, मैंने इसको मारा, दूर चला गया। ठीक है, क्यों चला गया? क्योंकि इसने कहीं ना कहीं अपना संवेग, थोड़ा सा संवेग और ऊर्जा इसको ट्रांसफर कर दे। ठीक है, हो सकता है पूरी कर दे, हो सकता है थोड़ी सी करे, हो सकता है आधी आधी कर दे। ठीक है, डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल और बहुत सारी चीजों पर।
इसके बाद देखो, जैसा मैंने आपको बोला कि टक्कर के लिए कणों या पिंडों का संपर्क में आना कतई जरूरी नहीं। ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, हम यहाँ पे जिस टक्कर के बारे में बात करेंगे उसमें बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएगी, यानी वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आएगी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास ये लिखा है कि जब हम स्थूल पिंडों के बारे में बात करते हैं, स्थूल मतलब बहुत बड़े, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे ये ना, इसको हम है ना खुली आंखों से देख सकते हैं, तो ये मैक्रोस्कोपिक चीज है। माइक्रोस्कोपिक वो जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिसके लिए अपने को माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ना, वो वो हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है। ठीक है, बहुत सूक्ष्म रूप होता है। लेकिन अगर हम स्थूल पिंडों के बारे में बात करें जिसको हम देख सकते हैं, जैसे पेंसिल हुआ, आसपास जितनी भी आप सबको चीजें दिख रही, वो सब मैक्रोस्कोपिक बॉडीज है। ठीक है, स्थूल वस्तुएं। तो जब स्थूल वस्तुओं के बीच में टक्करें होती हैं तो वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में जरूर आती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आती है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में बात करें, यानी कण बहुत छोटे हों, बहुत सूक्ष्म हो, उनको देखने के लिए तुम्हें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़े, तो उस केस में टक्कर जो होती है उसमें कॉन्टैक्ट जनरली नहीं होता। ठीक है, जनरली कॉन्टैक्ट नहीं होता। इसके अलावा भी अपन कुछ नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब 12th क्लास में जब नाभिकीय भौतिकी पढ़ेंगे ना, हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे या एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पे भी जब इंटरेक्शन होगा बॉडीज के बीच में, जो कणों के बीच में दो नाभिक जाके टकरा जाएंगे, न्यूट्रॉन अपने को डालने पड़ेंगे, बमबारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसी सब चीजें जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पे भी कोई इंटरेक्शन हो, बस इंटरेक्शन होता है, कॉन्टैक्ट नहीं आता ना, कोई संपर्क नहीं आता। वो सारी चीजें किस में आती है? माइक्रोस्कोप लेवल में आती है, मतलब कण बहुत छोटा। ठीक है, वो अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जैसे इसने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि वही अल्फा कण की टक्कर जब दूसरे हमारे जो गोल्ड का जो छोटा सा नाभिक था उससे जाके होती है, तो गोल्ड का नाभिक बोलता भाई तू मेरा लायक नहीं है, उसको लात मार देता है और दूर चला जाता है। ठीक है, यानी प्रकीर्णित हो जाता है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो टक्कर की सिर्फ बेसिक सी डेफिनेशन है, दो बॉडीज हैं, एक दूसरे के पास पास आई, अन्योन्य क्रिया हुई इनके बीच में, और दोनों ने एक दूसरे के संवेग या फिर ऊर्जा में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो उसको अपन फिजिक्स में क्या बोलते हैं? टक्कर बोलते हैं। बेसिक सी डेफिनेशन है, वैसे एग्जाम में कोई डेफिनेशन आप लोगों से पूछने नहीं वाला, पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब टक्कर से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो मैंने सबसे लास्ट में लिखा और हाईलाइट करके लिखा है, जो है कि जब भी दो वस्तुओं के बीच में टक्कर हो रही है, जब भी दो वस्तुओं के बीच में टक्कर हो रही है और उस सिस्टम पे, उस निकाय पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो उस केस में उनका रेखीय संवेग हमेशा क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हम चाहे किसी भी प्रकार की टक्कर पढ़ लें, ठीक है, बहुत सारी टक्कर आगे आएगी, इलास्टिक, इनइलास्टिक, ठीक है ना, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ, जितनी भी टक्करें अपन पढ़ेंगे, सारी टक्करों में एक चीज कांस्टेंट रहती है हमेशा, वो है हमारा रेखीय संवेग, यानी वो कभी भी चेंज नहीं होता। ऊर्जा चेंज हो सकती है, दूसरी चीजें चेंज हो सकती हैं, बट उनका रेखीय संवेग कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे कोई भी टक्कर करा लो। ठीक है, कंडीशन ये है कि उस निकाय पे बाह्य बल नहीं लगना चाहिए, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, मतलब हम सरफेस मानेंगे मास फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो उनका रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी किसके बारे में? टक्कर के बारे में। चलो अब अपन टक्कर के टाइप्स पढ़ लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि टक्कर के कोई पर्टिकुलरली 2-3 टाइप है ना, अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे अभी मैं बोलूं कि है ना, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत कुछ बच्चे काफी इंटेलिजेंट होंगे, कुछ बच्चे एवरेज होंगे, कुछ बच्चे बिल्कुल बेकार होंगे ना, बिलो एवरेज। ठीक है, बिल्कुल बेकार की कैटेगरी में आते हैं, तो अपन उसके बेसिस पे आपको कैटेगराइज कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हर चीज को वर्गीकृत करने के, कैटेगराइज करने के क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी क्लास को गर्ल्स और बॉयज के बेसिस पे कैटेगराइज कर दो, वैसे ही टक्कर को भी अपन अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपन ने पहला तरीके से टक्कर लिया, टक्कर के जो प्रकार लिए, उसमें हम बोल रहे हैं कि जब वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो उनकी टकराने की दिशा कहाँ पे होती है? ठीक है, क्या उनकी टकराने की दिशा टक्कर से पहले और टक्कर के बाद एक ही जैसी है? तो उसको अपन बोलते हैं रेखीय टक्कर बोलते हैं। ठीक है, या सम्मुख टक्कर बोलते हैं, या इंग्लिश में हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। सर से सर भिड़ा लो, ठीक है, सर से सर भिड़ा लो, तो वो गया हमारा हेड ऑन कोलिजन। एक दूसरे तरीके की टक्कर भी होती है जिसको अपन बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, तिर्यक टक्कर, जहां पे पहली वस्तु दूसरी वस्तु से टकराएगी लेकिन किसी ना किसी कोण पे। ठीक है, जैसे गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, अभी एग्जाम्पल देंगे आपको।
ठीक है, चलो तो पहली टक्कर अपन पढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं एक विमीय टक्कर या फिर हेड ऑन कोलिजन। आप इसको एक विमीय बोलो तो भी चलेगा, आप इसको रेखीय टक्कर बोलो तो भी चलेगा, आप इसको सीधी टक्कर बोलो तो भी चलेगा, और आप इसको हेड ऑन कोलिजन बोलो, 1D कोलिजन बोलो, सब नाम सही है इसके, ठीक है, क्योंकि एक सीधी रेखा में होते हैं, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो देखो जैसा मैंने बोला, नाम से पता पड़ रहा है कि जब टक्कर कैसी हो, बिल्कुल सीधी 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 हो, टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे चले जाए, ठीक है, यूं ये टक्कर यूं गई, जैसे बॉल्स आई टकराई और यूं चली गई, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन। देखो यहाँ पे भी डेफिनेशन ये लिखी है, यदि एक टक्कर में टकराने वाले कण टक्कर से पहले और टक्कर के बाद एक ही सरल रेखा के अनुदिश गति करें, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन करें, एक ही सरल रेखा के अनुदिश गति करें, तो उसको अपन सम्मुख टक्कर बोलते हैं। जैसे देखो बहुत बेसिक से एग्जांपल मैंने डाला है। अब मान लो ये हमारी ए बॉल है बेचारी, धीरे 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 आ रही है, और ये हमारी बी बॉल है, ठीक है ना, ये बहुत फास्ट आ रही है ना, खूब सारा वेग है उसके पास, और ये हमारी छोटी सी बॉल है और ये बहुत धीरे धीरे आराम से स्लो स्लो आ रही है। अब एकदम से जैसे पास पास आते दोनों टकरा जाती है, और टकराने के बाद ऐसे पीछे चली जाती है। तो देखो यहाँ पे जब टकराई तो टकराते टाइम इनकी जो दिशा थी वो ये थी, और टकराने के बाद भी इनकी जो दिशा है वेग की, चाहे वो आगे जा रही हो पीछे जा रही हो, वो इस सरल रेखा में ही है, कहीं और नहीं जा रही। ऐसा नहीं टकराने के जैसे जैसे मैंने टकराया ये नीचे चला गया ना, ठीक है, तो ये सरल रेखीय टक्कर नहीं है। सरल रेखीय टक्कर कब होगी, मैंने इसको टकराया और ये सीधा इसी रेखा में चले, ठीक है ना, मैंने इसको टकराया सीधी इसी रेखा में चले, तो वो क्या हमारा हेड ऑन कोलिजन यानी सम्मुख टक्कर, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अभी दूसरे टाइप की टक्कर पे चलते हैं। तो दूसरे टाइप की टक्कर नाम से पता पड़ रहा है, त्रियक टक्कर है ना, टेढ़ा जाएगा, ओ टेढ़ा टेढ़ा चलते चलते किसी से जाके टकरा गया, ठीक है। तो जैसे होता है ना चौराहा वगैरह होता है, तो चौराहे पे देखो मान लो एक पहली गाड़ी आई यूं ऐसे आई, चल रही थी मस्त स्पीड से चल रही थी, तो वैसे गाड़ी तेज चलानी नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल लेने के लिए मैंने बोला कि गाड़ी जो है ना ऐसे चल रही थी। अब मत बोलना सर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मुझे पता है मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट ना करें। तो ये मेरी कार है येलो कलर की, और ये येलो कलर की जो कार है वो सीधी सीधी मस्त चल रही थी, ठीक है, आराम मस्त स्पीड से चल रही थी। यहाँ से एक क्या बोलते हैं दूसरी कार आई, दूसरी कार को चलो हम रेड कलर का ले लेते हैं। तो जो दूसरी रेड कलर की कार है जब यहाँ पे पहुंची तो ये क्या कर गई, इससे भिड़ गई। अब जब भिड़ी ना तो देखो भिड़ने के बाद ये ऐसे आई और ये इसके बिल्कुल कॉर्नर से टच करी है ना, ये वाली जो रेड वाली कार है ना वो क्या करी, इसके कॉर्नर से टच करी, जैसे मान लो ये ऐसे कॉर्नर से जाके टच करी। तो जब अभी क्या हुआ, जैसे पहली चीज जैसे ये जा रही है जा रही है जा रही है, ये इससे टकराई, तो अभी क्या हुआ, मतलब ये यूं जाएंगी, स्लिप हो जाएंगी, जैसे कि इसके केस में हो रहा है। देखो ये हमारी एक कलर वही ले लिया मैंने, देखो एक ऑरेंज कलर की कार आ रही है और एक रेड कलर की कार आ रही है, और उसने उसको साइड से भिड़ दिया, उसने उसको साइड से भिड़ दिया। अब जैसे उसने साइड से भिड़ा तो अब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपन ने कोलिजन करा, सीधा सर से सर नहीं भिड़ा, ठीक है, सर से सर भिड़ते तो पुराना वाला हो जाता है, लेकिन इस केस में पहली गाड़ी यूं जा रही थी दूसरी यूं जा रही थी, इसने इसको टकराया ये ऐसे लगी, ठीक है, टक्कर के बाद भी उनकी दिशा अलग हो गई और टक्कर से पहले भी उनकी दिशा अलग थी, मतलब कोई ऐसा स्ट्रेट डायरेक्शन फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है ना, एक सरल रेखा फॉलो नहीं होगी, उसको अपन बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन यानी त्रियक टक्कर। इसका नाम द्विविम टक्कर भी है क्योंकि ऑब्वियसली 2 डायमेंशनल में हो रही है, एक प्लेन में हो रही होगी, ठीक है, तो उसको अपन ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं यानी त्रियक टक्कर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे भी ये लिखा है कि जब टक्कर करने वाले पिंडों के वेग एक सरल रेखा के अनुदिश ना हो, एक ऐसे जा रहा था तो इसकी दिशा ऐसे थी, एक ऐसे जा रहा था इसकी दिशा ऐसे थी, और टक्कर के बाद दोनों अलग अलग कोणों पर जाके टकरा के किसी दूसरी डायरेक्शन में चले गए, तो इस प्रकार की टक्कर को क्या बोलते हैं, त्रियक टक्कर या फिर 2D कोलिजन यानी द्विविम टक्कर। अब जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे भी दिया है, जैसे बॉल मस्त जा रही थी चुपचाप से, ये बॉल भी जा रही थी, इसको भी बेचारे को कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही एक दूसरे के पास में आई, जैसे ही एक दूसरे के पास में आई, ये हमारी इधर देखो, जैसे ये येलो कलर वाली बॉल यहाँ पहुंची तो इस येलो कलर की वाली जो बॉल है ना वो इससे कोलाइड कर गई। पोल गेम होता है ना, पोल गेम में भी अपन इसी का यूज करते हैं, कभी कभी हेड ऑन कोलिजन करते हैं, कभी ऑब्लिक कोलिजन करना पड़ता है, त्रियक टक्कर करनी पड़ती है, थोड़ा सा साइड से भिड़ते हैं ताकि बॉल यूं चली जाए, ठीक है।
पोल गेम में टक्कर का बहुत खतरनाक वाला यूज होता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये यहाँ पे चली गई टक्कर के बाद और ये यहाँ चली गई, ऐसा होगा। तो जब ऐसा हो जाए, या कैरम भी खेलते हैं अपन, बेस्ट एग्जांपल कैरम तो सबने खेला होगा। तो जब अपन कैरम खेलते हैं तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी गोटी को ना बिल्कुल साइड से ऐसे मारते हैं। अभी तो ऑनलाइन भी खूब चल रहा है कैरम, मैं भी खूब खेलता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे अपन इसको मारते हैं तो ऐसा नहीं थोड़ा सा साइड से मारते अपन, ठीक है, ऐसे साइड से मारते तो ये है ना बिल्कुल ऐसे चली जाती है हमारी, बिल्कुल कॉर्नर से मारते अपन इसके। और ये हमारा जो टक्कर है, जैसे मान लो आपने स्ट्राइकर को इस पे मारा, ऐसे कॉर्नर पे मारा है ना, ये टेढ़ा चला जाएगा ऐसे, और यहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, होल वोल होता है, उसमें चली जाती है, ठीक है। वहां पे अपन ऑब्लिक कोलिजन का बहुत अच्छा यूज करते हैं। तो ऐसी टक्कर को अपन बोलते हैं द्विविम टक्कर। अच्छा, द्विविम टक्कर हमारे सिलेबस में थोड़ी सी कम है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं आते, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये द्विविम टक्कर थोड़ी कम है, एक विमीय टक्कर जरूर हमारे सिलेबस में काफी डिटेल में दे रखी है, ठीक है। चलो, तो अब अपने को काफी नॉलेज हो गई है, कौन सी टक्कर क्या होती है, कौन सी टक्कर क्या नहीं होती है, एक विमीय टक्कर क्या होती है, द्विविमीय टक्कर क्या होती है। ये तो हमने वो एक सरल रेखा में गति कर रही है या नहीं कर रही है उसके बेसिस पे बताया। अब हम टक्करों को और ज्यादा वर्गीकृत करेंगे, लेकिन एक दूसरे क्राइटेरिया पे। तो हमारा जो टक्कर है वो गतिज ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर, गतिज ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर हमारी टक्कर तीन तरीके की होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर कि भाई हमारी, ये तो हमने बोल दिया कि संवेग तो संरक्षित रहना ही रहना है, चाहे कोई सी भी टक्कर हो, किसी भी प्रकार की टक्कर हो, एक विमीय टक्कर हो कि द्विविमीय टक्कर हो, उसके अंदर हमेशा संवेग संरक्षित रहेगा ही रहेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा चेंज हो सकती है। जनरली हमारे आसपास जितनी भी टक्करें होती हैं उनमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। जैसे मान लो पोल गेम की बात करता हूं या कैरम की बात करता हूं, जो अपन मारते हैं स्ट्राइकर से तो आवाज आती है, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा है, साउंड में कन्वर्ट हो गई, बीच में नीचे फ्रिक्शन है, घर्षण है, उसमें कन्वर्ट हो गई, तो कहीं ना कहीं हमारी गतिज ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है। उसके बेसिस पे, उस गतिज ऊर्जा के बेसिस पे हमने टक्करों को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहली टक्कर जिसको हम बोलते हैं आइडल, ठीक है, हमारी आइडियल टक्कर है, आदर्श टक्कर है। ऐसी टक्कर एग्जिस्ट करती है, लेकिन वही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, सूक्ष्म रूप पर। तो हमारी आइडल कोलिजन है, यानी हमारी आदर्श टक्कर है। पहला जो हमारा टक्कर है वो आदर्श टक्कर है। ऐसे डे टू डे लाइफ में ऐसी टक्कर कभी देखने को मिलती नहीं है, थोड़ा फील कम आएगा इसके लिए आपको, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में है, ये वाला पार्ट हमारे सिलेबस में है और हमें इसे डिटेल में पढ़ना है। कौन सी? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। प्रत्यास्थ को इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिक। मैंने बताया था ना, अगर किसी चीज में प्रत्यास्थता का गुण है, मतलब उसको खींच दो आप, वापस अपना इनिशियल शेप रीगेन कर ले, तो मतलब वो क्या हुई चीज? प्रत्यास्थ हुई, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है उसमें। तो यही हमारा पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। इसके बाद पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, चलो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले तो पूर्णतः प्रत्यास्थ में क्या होता था, बॉल टकराएगी वापस आ जाएगी, ठीक है। इस पहली टक्कर के अंदर आपका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहते हैं, ठीक है ना, दोनों ही संरक्षित रहते हैं। डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। फिर पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, जिसको अपन बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, उसमें आपस में दोनों बॉडी चिपक जाती है। इसमें आपस में दोनों बॉडी क्या हो जाती है? चिपक जाती है। जैसे कोई लकड़ी का गुटका पड़ा, तुमने उसके ऊपर शूट किया, शूट करते क्या होगा, वो लकड़ी के गुटके के अंदर वो हमारी बंदूक की गोली ना जाके धस जाएगी। धसने के बाद वो दोनों एक साथ ही गति करने लग जाएंगी। या समझ लो, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो ये हमारी लड़की बड़ी गुस्से में, तो ये एकदम हॉकी शॉकी खेल रही थी और गुस्से में जाके उसके साथ भिड़ गई। अब भिड़ गई तो दोनों के दोनों आपस में चिपक गई और एक ही डायरेक्शन में जाके गति करने लग गई, एक कॉमन वेग से, ठीक है, एक हमारे उभयनिष्ठ वेग से। तो इस प्रकार की टक्कर को, जहां पे दोनों चीजें आपस में चिपक जाती हैं टक्कर के बाद, उसका हम बोलते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। कौन सी? पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। लास्ट, ये हमारी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करने वाली टक्कर है, जिसमें टक्कर के बाद
जिसमें टक्कर के बाद, अच्छा इस वाले में भी टक्कर के बाद कभी भी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। गतिज ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले में संरक्षित रहती है, इसमें सिर्फ संवेग संरक्षित रहता है। और लास्ट वाले देखो मैंने बोला ना संवेग तो हर जगह रहेगा, तो संवेग तो सब में है। इसमें गतिज ऊर्जा पहले जितनी थी उतनी बाद में भी रहेगी, इसलिए बोला आइडियल है। इसमें गतिज ऊर्जा का हास्र हो जाता है, ऑब्वियसली बात है, चिपक गई तो हास्र होना ही है। और ये डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व होने वाली हमारी टक्करें, जिसमें हम बोलते हैं कि दो बॉडीज टकराई, टकराने के बाद ऑब्वियसली अलग अलग हो गई, अलग अलग होने के बाद कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा का हास्र भी हो गया, या वो थोड़ी सी डिफॉर्म हो गई, मतलब उनमें विकृति आ गई। जैसे ना एक मिट्टी का गोला लिया और उसको क्या बोलते दूसरे मिट्टी के गोले से ऐसे धीरे धीरे वो करवाया तो टूट गया, वो ऑब्वियसली टूटना ही था। ठीक है, इस तरीके की टक्करों को अपन क्या बोलेंगे, ये अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है ना, इनइलास्टिक कोलिजन। और अब इसी के अंदर दोनों चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं अपन। देखो इसमें दो पार्ट हैं, एक तो प्रत्यास्थ है और एक अप्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, वो तो इसमें भी नहीं रहती, लेकिन इसमें बॉडी डिफॉर्म भी हो जाती है, मतलब विकृति आ जाती है, उसमें शेप चेंज होता है उसका। ठीक है ना, ऐसे मान लो एक घड़ा लिया तुमने, मम्मी तुम्हारे ऊपर फेंकती होगी ना, वो गुस्से में फेंक देती होगी तुम्हारे ऊपर बर्तन, तो बर्तन फेंकने के बाद मान लो दीवार पे जाके टकराया, तो टकराने के बाद क्या होगा, एकदम से पिचक जाता है ना, एक तरह से चिपका हो जाता है, तो चिपक एकदम से फ्लैट हो गया हुआ है ना, तो वो बर्तन का थोड़ा शेप चेंज हो गया, तो वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, कि टकराने के बाद बॉडी डिफॉर्म हो गई। ऐसा मत सोचो मैं ऊपर से बता रहा हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये तीन तरीके की टक्कर है, इसमें सबसे ज्यादा हम यही ऑब्जर्व करते हैं। हमारे आसपास जितनी भी आपको टक्करें दिख रही है ना, वो सब इसी कैटेगरी में आती है, जिसमें ऊर्जा का हास्र भी होता है, लेकिन टकराने के बाद दोनों बॉडीज अलग अलग हो जाती हैं, बस ये चीज ध्यान रखनी है। जबकि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में दोनों चिपक जाती हैं, और चिपकने के बाद एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाती है। ये थोड़ी कम हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन होती है ऑब्जर्व। ठीक है, चलो अब थोड़ा डिटेल में इनको पढ़ लेते हैं। तो पहली हमारी है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जैसा मैंने आपको बोला, सिंपल सी चीज है, जिसमें मोमेंटम यानी संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहे, दोनों ही क्या रहे हमारे, संरक्षित रहें, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। एक तरीके की आइडल कोलिजन है, आदर्श टक्कर है, जो डे टू डे लाइफ में तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम, लेकिन पढ़ेंगे इसी को डिटेल में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, जो मैंने बोला वही लिखा है कि यदि किसी टक्कर में कुल गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब वो कांस्टेंट रहती है। दो चीजें लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या रहती है, हम ऐसा नहीं बोल सकते, हाँ गतिज ऊर्जा कांस्टेंट रहती है प्रारंभ और अंतिम में, जितनी थी प्रारंभ में उतनी रहेगी अंतिम में। प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा एक ही जैसी रहेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गति के दौरान, मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि गति के दौरान जो हमारी कुल गतिज ऊर्जा है वो एक जैसी रहे। समझाते हैं इसका क्या मतलब है। देखो जैसे दो बॉल थी, दो बॉल ऐसे टक्कर से पहले पास पास आ रही थी मस्त, फिर टकराते टाइम ऐसे ऐसा चिपक गई ना, दोनों से एक दूसरे के ऐसे पास में आके चिपक गई है ना, ऐसे चिपक गई टक्कर के टाइम पे, और फिर टकराने के बाद फिर ऐसे दूर दूर चली गई। तो अब यहाँ पे देखो, पहले तो इनकी गतिज ऊर्जा धीरे 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 देखो धीरे धीरे इनकी गतिज ऊर्जा कम होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, फिर यहाँ पे कुछ गतिज ऊर्जा ये एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, इनको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करने में, तो ये डिफॉर्म हो गई। ठीक है ना, विकृति आ गई इसमें, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा थी इन दोनों के पास, यहाँ पे कम आ गई, लेकिन इसके बाद वापस जैसे ये डिफॉर्मेशन जो है, विकृति वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आई, तो वापस गतिज ऊर्जा बढ़ गई। यानी इनका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, पहले अधिकतम होगी, फिर कम हो जाएगी, फिर अधिकतम होगी। ठीक है, तो कंपटीशन में ऐसा एमसीक्यू भी आया हुआ है कि टक्कर के दौरान क्या पूरी तरीके से गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, एक जैसी रहती है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। स्टार्टिंग में और लास्ट में एक जैसी है। देखो ये स्टार्टिंग और लास्ट में गतिज ऊर्जा एक जैसी है, काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया हमने। तो स्टार्टिंग में और लास्ट में तो गतिज ऊर्जा एक जैसी है, लेकिन बीच में कम हो जाती है, पहले कम होती है, फिर धीरे 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 बढ़ने लग जाती है।
ठीक है। तो ये जो बिल्कुल यहाँ पे आई ना, बिल्कुल कम हो गई, वो जब चिपक गई थी। टक्कर के दौरान पूरी जो गतिज ऊर्जा है वो एक जैसी नहीं रहती है। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा एक जैसी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम में वो एक जैसी रहेगी। मान लो, पहले एग्जांपल देते हैं, मान लो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 20 जूल है और इसकी 10 जूल है, तो टोटल गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 30। स्टार्टिंग में 30 थी, तो यहां पहुंचते पहुंचते मान लो वो 30 से हो गई 25 जूल, तो 5 जूल गतिज ऊर्जा कहां गई? चिपक गई ना आपस में जाके, तो शेप चेंज हो गया। तो ये जो 25 जूल एनर्जी है ना, वो जो 5 जूल एनर्जी थी, सॉरी, वो इसने एब्जॉर्ब कर ली। अब जब वापस ये दूर दूर जाएंगी, है ना, बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, तो वो एनर्जी वापस रिलीज हो जाएगी। तो वापस इनके अंदर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 30 जूल हो जाएगी। ठीक है। वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वो टक्कर पे डिपेंड करता है, कितना द्रव्यमान था, क्या नहीं था। बाकी गतिज ऊर्जा संरक्षित होने का क्या मतलब है? टक्कर से पहले और टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा सेम रहती है, उस टक्कर के दौरान जो गतिज ऊर्जा है वो एक जैसी नहीं रहती। ठीक है। तो कभी एमसीक्यू में आ जाए तो याद रखना इस चीज को। आई होप ये सबको बातें क्लियर हो गई होगी। ये ग्राफ मैं कॉर्नर में बना देता हूं ताकि बच्चों को याद रहे। तो यहां पर हमने लिखा है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और यहां पे समय। तो देखो ग्राफ बनेगा हमारा कुछ ऐसा, पहले कांस्टेंट, फिर टक्कर के बाद धीरे धीरे कम होती है, फिर बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो ये गति से, टक्कर से पहले, ये टक्कर के बाद, और ये टक्कर के समय। ठीक है। इस तरीके की टक्कर को हम बोलते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। आई होप सबको बात समझ आ गई। ठीक है। यहां पे लिखा है कुल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। गतिज टक्कर के दौरान गतिज ऊर्जा सेम नहीं रहती है। ठीक है। और यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, अर्थात पिंडों की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा एवं उनकी अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर होती है। ठीक है। प्रारंभ में और अंतिम में, बीच में उनके साथ क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, मैंने बता दिया उसे, जानते तो हम। तो ऐसी टक्कर को अपन क्या बोलते हैं? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। अब जो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहेंगे, मतलब टक्कर से पहले और टक्कर के बाद बिल्कुल सेम रहेंगे। कुछ इस तरीके से कि पहले जो आपका संवेग था, प्रारंभिक संवेग, वो अंतिम संवेग के बराबर है। ठीक है। प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर है। पहले मान लो 2 बॉल थी, तो उनका संवेग क्या होगा? m1 u1। पहली बॉल, उसका वेग u1, पहली बॉल u मान लो m1 द्रव्यमान की, u1 वेग से आ रही है। दूसरी बॉल m2 द्रव्यमान की है, u2 वेग से आ रही है। टकराने के बाद मान लो इसका वेग v1 हो गया, द्रव्यमान तो अभी भी m1 ही है, और इसका v2 हो गया। तो पहले संवेग कितना था? m1 u1 और m2 u2। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, अंतिम में इसका कितना हो गया? m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है। ये है संवेग संरक्षण का मतलब। पहले और बाद में संवेग संरक्षित रहता है। कंडीशन मैं आपको फिर बता देता हूं, कोई बाह्य बल नहीं लगना चाहिए। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा भी था ना, क्या पढ़ा था अपन ने? सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ ये बोलता है बाह्य बल जो होता है वो किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के, dp बटा dt के, या डेल p बटा डेल t के, जो आप लिखना चाहो। अगर ये भाई साहब 0 है, बाह्य बल 0 है, तो p क्या आ जाता था हमारा? नियतांक यानी कांस्टेंट। तो यहां पे भी अपन ये बोल रहे हैं कि p कांस्टेंट है, पहली चीज ये, या उसमें परिवर्तन 0 है, एक ही चीज है, एक ही बात है। दूसरी बात, उनकी जो कुल ऊर्जा है ना, टोटल एनर्जी, जो कुल गतिज ऊर्जा है प्रारंभ और अंतिम में, वो सेम रहेगी। यानी के इनिशियल बराबर के फाइनल। एफ का मतलब मैं 50 बार बता चुका हूं, एफ मतलब फाइनल, आई मतलब इनिशियल। तो प्रारंभ में मान लो गतिज ऊर्जा कितनी थी? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या जल्दी जल्दी कराया हूं। कोई बात नहीं, हम इसका एक पूरा लेसन लेंगे, पूरा डेडिकेटेड लेसन। ठीक है। आधे 40 घंटे का जो भी होगा, उसमें पूरा हम डेरिवेशन करेंगे इसका। ठीक है। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, बस हम ये आपको बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट कि
परमाणुकीय एवं नाभिकीय मूल कणों के बीच में टक्कर जो होती है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। जैसे मैंने आपको बोला ना, हम जो एटॉमिक लेवल पे उसके बारे में बात करते हैं, टक्कर के बारे में, कि भाई जैसे नाभिक अल्फा कण से जाके टकरा गया, ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्लास में जैसे आपको बोला नाभिकीय भौतिकी पढ़ेंगे, ठीक है, यानी हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, वहां पे टक्करें पढ़ने वाले अपन, ठीक है, नाभिक की नाभिक से टक्कर होगी, हमारे न्यूट्रॉन की नाभिक से टक्कर होगी, ऐसी जो टक्करें होंगी ना, उसमें जो जो टक्कर ऐसी होती है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। गतिज ऊर्जा और हमारा जो संवेग होता है दोनों संरक्षित रहते हैं ऐसी टक्करों में, ठीक है। तो ये सब हम थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट जो लेना है तुम ले लेना। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी किसके बारे में, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में। चलिए अब अपन बात करते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जिसमें मैंने आपको क्या बोला कि मान लो कि ये गुटका रखा हुआ है लकड़ी का, और वो शूटर वूटर, अभी एक शूटर भी है हमारी राजस्थान की, ठीक है ना, पैरा ओलंपिक के अंदर उनको मेडल मिला है, तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो मान लो ऐसे ही हम किसी बंदूक से शूट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे बुलेट से, मतलब किसी लकड़ी के गुटके को अपन ने शूट किया तो ये जाके इसके अंदर धस गया, चिपक गया, लेकिन अभी भी गतिज ऊर्जा तो है बहुत सारी, बाहर नहीं निकल पा रहा है वो अलग बात है, लेकिन गतिज ऊर्जा खूब है। तो दोनों एक ही किसी कॉमन वेग से, उभयनिष्ठ वेग से गति करेंगे। इस तरीके के टक्कर को जहां पे दोनों चीजें चिपक जाती हैं उसको अपन बोलते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। इसमें वही सेम चीज, सिर्फ संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, सिर्फ फर्स्ट वाले में रहती है और किसी में नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है हमारे पास, जैसा मैंने आपको बोला वही लिखा है। इस प्रकार के टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, अतः गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग अन्य प्रकार की ऊर्जाओं जैसे ऊष्मा हुआ, और आपकी टक्कर के बाद क्या होगा, कुछ आपको साउंड सुनाई देगा, ठीक है, तो साउंड आ गया, ऊष्मा हो गई, हीट प्रोड्यूस हो गई बहुत ज्यादा। जब एकदम देखना बुलेट जब किसी लकड़ी के गुटके में जाके घुस जाती है उसमें काला काला निशान बन जाता है, जल जाता है वो अंदर से, ठीक है, बर्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हीट निकली उससे और वो हीट की वजह से वो बर्न हो गया, जल गया, ठीक है। तो जनरली इस टाइप के टक्कर में ऊष्मा सबसे ज्यादा निकलती है, सबसे ज्यादा हीट निकलती है, तो काफी ज्यादा एनर्जी का वेस्टेज हो जाता है इस तरीके की टक्कर में, ठीक है। और संवेग तो जैसा मैंने आपको बोल ही दिया, हर टक्कर में संरक्षित रहेगा, लेकिन टक्कर कौन सी होनी चाहिए, जिसपे कोई बाह्य बल ना लगे, ठीक है। ये तो संवेग संरक्षण का नियम भी बोलता था। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के उदाहरण है बंदूक की गोली। उदाहरण क्या है, बंदूक की गोली का लक्ष्य से टकराकर उसी में रुक जाना, ठीक है, आपने मारा और उसमें चिपक गया। एक और इसके अंदर एग्जाम्पल है प्रक्षेप लोलक, जिसको अपन बोलते हैं बैलिस्टिक पेंडुलम। बैलिस्टिक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कॉलेज लेवल पर कराया जाता है, और ये होता क्या है उसके लिए मैंने आपके लिए एक पिक्चर भी डाली है। ये है बैलिस्टिक हमारा पेंडुलम। बैलिस्टिक पेंडुलम में हम करते क्या है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ना, ये इसमें ना एक छोटी सी गोली होती है, ठीक है, हम क्या करते हैं उसको पीछे से दबाते हैं, इस तरीके से पुश करते हैं, पुश करने से वो गोली बाहर निकलती है। जब वो गोली बाहर निकलती है तो ये जो आपको लकड़ी का गुटका दिख रहा है ना, सॉफ्ट सा, हम यहाँ पे बहुत खतरनाक सा तो यूज नहीं करेंगे, काफी सॉफ्ट सा एक टुकड़ा होता है, उसमें जाके ये गोली जो है फंस जाती है अंदर। ऑब्वियसली बात है, जब गोली फंसेगी, हमने बोला उसके पास कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी, तो ये अपने साथ इसको लेके ऊपर चली जाएगी ऐसे, ठीक है। और इसके साथ ये आपको निडल लगा हुआ दिख रहा होगा, तो जब ये ऊपर जाएंगी दोनों के दोनों, देखो ऐसे जाएगी, दोनों के दोनों थ्रेड ऊपर से जाएंगे। जब जाएगा तो कितना ऊपर गया है उसके एंगल को हम इससे, ये जो आपको स्केल दिख रही है ना, इससे माप लेते हैं। इसको हम बोलते हैं बैलिस्टिक पेंडुलम, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक पेंडुलम, प्रक्षेप लोलक, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते तो हैं लेकिन हम करेंगे नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस। ऐसे मान लो आपने कोई गोली वोली मारी और गोली जो है यहाँ से निकली थी मान लो, और निकलने के बाद वो ठक 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 इसमें जाके घुस गई और ये ऊपर की तरफ ऐसे चला गया, ठीक है ना। ये है बैलिस्टिक पेंडुलम, प्रक्षेप लोलक। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब लास्ट हमारा जो है, जो हम जनरली देखते हैं, जो पार्शियली इलास्टिक भी हो सकती है या फिर पार्शियली इनइलास्टिक भी हो सकती है, यानी जैसे हम प्रत्यास्थ या प्रत्यास्थ टक्कर नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है ना। इन टाइप की टक्कर में संवेग तो संरक्षित रहता है,
लेकिन ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। लेकिन इन प्रकार की टक्करों में जनरली गतिज ऊर्जा का हासिल कम होता है। जैसे प्रत्याश में बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा का वो हो रहा था, मतलब लॉस हो रहा था। लेकिन इस प्रकार की टक्करों में जनरली गतिज ऊर्जा का हासिल तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, जैसे दो चीजें आपस में टकराई, टकराने के बाद ऑब्वियसली किसी और मतलब एनर्जी में कन्वर्जन हुआ होगा, आवाज आपको आई होगी। जैसे वो बिलियर्ड्स बॉल हम बार बार एग्जाम्पल बुक में देखते हैं, तो वो क्या, जो हमारा बॉल गेम होता है उसमें जो बॉल से आपस में टकराएंगी, तो जैसे टकराती है तो एक आवाज आती है। ठीक है, मार्बल की बनी हुई होती है, तो आवाज आती है। तो आवाज आने के बाद, आवाज आई ना, तो कहीं ना कहीं किसमें, साउंड में कन्वर्ट हो गई उसकी एनर्जी, तो वहां पे एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा देखो, ऊर्जा की हानि होती है और टक्कर के पश्चात कण अलग अलग वेग से गति करते हैं, अर्थात टक्करों के पश्चात कण आपस में चिपकते नहीं, स्टिक नहीं होते। ठीक है ना। टकराने के बाद हो सकता है उनका शेप भी डिफॉर्म हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है कि उनका शेप भी वैसा का वैसे रहे। जैसे मैंने आपको बोला ना, एक मम्मी ने आपको ग्लास देख के मारा, ठीक है, आपके सर पे तो नहीं लगा, लग जाता तो बड़ा कांड हो जाता, लेकिन आपके सर पे तो नहीं लगा, लेकिन वो दीवार पे जाके लग गया। तो दीवार पे जाके लग गया तो फिर वो परमानेंटली उस पर चिपक गया, और जिस भी तुम उस ग्लास को देखोगे तुम्हें याद आ जाएगा कि हमने कुछ ना कुछ करा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों में चीजें चिपकती नहीं है, लेकिन हाँ डिफॉर्म जरूर हो सकती है। ठीक है, उनका शेप चेंज हो सकता है, उनमें विकृति आ सकती है। देखो ये लिखा है, इसमें विकृति आंशिक रूप से कम होती है, मतलब कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन बहुत कम होगा, और प्रारंभिक ऊर्जा की आंशिक रूप से क्षति हो जाती है। जैसा मैंने आपको बोला, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। ठीक है ना, वही इसमें लिखा है। आई होप ये बात सबको समझ आई होगी। अब अपन एक चीज और देख लेते हैं जो हमने छोड़ी थी बीच में, काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारा। एक टॉपिक जो इसके अंदर काम आएगा हमारे, वो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नाम देखो कितना अजीब है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको अपन बोलते हैं प्रत्यावस्थान गुणांक। दो अलग अलग टर्म से बना है ये, प्रत्यास्था और स्थान। प्रत्यावस्थान गुणांक बोलते हैं इसको, प्रत्यावस्थान। ठीक है ना, प्रत्यय प्लस अवस्थान ऐसा कुछ है इसका संधि विच्छेद, इतना मेरे को नहीं आता। तो प्रत्यावस्थान गुणांक जिसको बोलते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। इसकी डेफिनेशन सिंपल ये है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी जो वस्तुएं हैं उनके पास आने का वेग अपॉन वस्तुओं के दूर जाने का वेग। समझना, सिंपल भाषा में समझाता हूं, बाकी ये तो लिखिए जो लिखिए। ठीक है, देखो जैसे मान लो दो बॉल है, ये मान लो m1 द्रव्यमान की, ये m2 द्रव्यमान की, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। ये u1 वेग से जा रही है, ये u2 वेग से जा रही है। कौन किसके पास आना चाहती है, कौन किसके पास आना चाहती है, u1 चाहती है वो u2 से जाके टकरा जाए, u1 चाहती है वो u2 जस से ज्यादा टकरा जाए। भाई u1 u2 से ज्यादा होगी, पीछे वाले का वेग आगे वाले से ज्यादा होगा, तभी तो वो आगे वाले से जाके भिड़ेगा। तो यहाँ पे जो पहली बॉल है m1 जो है वो चाहती है कि वो m2 से जाके टकरा जाए। तो हमने क्या बोला, उनके पास आने का वेग, तो पास आने का वेग कितना हो गया, u1 माइनस u2। हमने पढ़ा है ना अपेक्षित वेग के अंदर, u1 माइनस u2 उनके पास आने का वेग। ठीक है, और इसी तरीके से जब वो टकरा ली, मान लो टकराने के बाद भी सिंपल केस में मान के चलते हैं, इसके वेग की दिशा इस दिशा में है और इसके वेग की दिशा भी इस दिशा में है। अब ऑब्वियसली बात है, जब v2 ज्यादा वेग से चल रही होगी ना, v2 जो है वो ज्यादा वेग से चल रही है, टकराने के बाद v2 मान लो ज्यादा वेग से चल रही है, तो v2 दूर जाना चाहती है, मेरे को दूर भागना है, मेरे को दूर भागना है। ठीक है, तो अब v2 वाली जो बॉल है, यानी m2 जो बॉल है वो चाहती है वो m1 वाली बॉल से अलग हो जाए। तो इस बार ये टकराने से पूर्व ये पास आने का वेग, ये पास आने का वेग, ठीक है, और नीचे हम लिखेंगे दूर जाने का वेग। तो जो दूर जाने का वेग है वो क्या होगा, अब v2 चाहती है v1 से दूर चली जाए, v2 चाहती है वो v1 से दूर चली जाए, तो हम v2 का वेग निकाल लेंगे किसके सापेक्ष, v1 के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे v2 माइनस v1। तो जो आपका दूर जाने का वेग है उसको आप पास आने के वेग से डिवाइड कर दो, कि वस्तु कितना दूर जाना चाहती है और कितना पास आना चाहती है। इन दोनों के रेशो को, इन दोनों के अनुपात को, यानी v2 माइनस v1
v2 माइनस v1 अपॉन u2 सॉरी u1 माइनस u2। मैं पहली पास में आना चाहती थी, जो पास में आना चाहती है या जो दूर जाना चाहती है उसको पहले लिखते हैं। तो u1 माइनस u2, ये पास आने का, दूर जाने का वेग और ये पास में आने का वेग, इनके अनुपात को हम क्या बोलते हैं? E, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछ ले भाई इसकी कोई वो क्या होगी, मतलब मात्रक क्या होगा, बोले सर ऊपर भी मीटर प्रति सेकंड सर, नीचे भी मीटर प्रति सेकंड सर, तो इसका कोई मात्रक ही नहीं होगा, यानी एक मात्रकहीन राशि है। क्या? एक मात्रकहीन राशि। ठीक है, ये एक मात्रकहीन राशि है। अब मात्रक नहीं है तो ऑब्वियसली एक विमाहीन राशि भी होगी, विमाहीन राशि भी है। ठीक है, तो जब बॉले दूर टकराने के बाद दूर जाने का उनका वेग और उनके पास आने का वेग का अनुपात, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी हमारा प्रत्यावस्थान गुणांक। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा है, न्यूटन के टक्कर के नियमानुसार यदि वस्तु में सीधी टक्कर होती है, मतलब 1D कोलिजन होता है, सीधा कोलिजन हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, तो टकराने के पश्चात व टकराने से पूर्व उनके आपेक्षित वेग का अनुपात नियत रहता है, जैसे हम प्रत्यावस्थान गुणांक यानी ई कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हो गया टक्कर के पश्चात अपेक्षित वेग अपॉन टक्कर से पूर्व अपेक्षित वेग, या इन शॉर्ट ऐसे याद रख लो, टक्कर के पश्चात दूर जाने का वेग और टक्कर से पहले पास आने का वेग। ठीक है ना, इनके अनुपात को अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यावस्थान गुणांक। अच्छा, हमने सबकी डायरेक्शन इधर मानी है ना, ताकि सिंप्लिसिटी रहे, डेरिवेशन करते टाइम भी हम मानेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल जो आएंगे ना उसमें हो सकता है दोनों मान लो ऐसे आ रही हो फिर दूर जा रही हो, तो ध्यान से सुनना, जब वो ऐसे आ रही होंगी तो दोनों ही पास में आना चाहती है, तो फिर हम क्या कर देंगे? u1 प्लस u2, क्योंकि पास आ रही है तो उनका अपेक्षित वेग तो जुड़ेगा। फिर मान लो टक्कर के बाद, मतलब टक्कर के बाद ऐसे चली गई, u टकरा के यूं चली गई, अब दोनों ही दूर जाना चाहती हैं, यूं दोनों ही सेपरेट हो रही हैं, तो फिर वापस अपन क्या लिखेंगे? v2 प्लस v1। ठीक है, वो जब करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। आई होप इतनी कहानी सबको क्लियर है। अब जो अपन ने 3 तरीके की टक्कर पड़ी ना, आपकी पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर और आंशिक अप्रत्यास्थ टक्कर या फिर आंशिक प्रत्यास्थ टक्कर, जो 3 अपन ने पढ़ी अभी, ये वाली। ठीक है ना, अच्छा इसमें लगा लेना, आंशिक लिखा नहीं है मैंने, तो यहाँ पे आंशिक आएगा, आंशिक मतलब पार्शियल। ठीक है, तो जो हमारा पहला वाला है, इस वाला, इसकी चलो मैं नीचे लिख देता हूं, हमारे इसके लिए ई का मान एग्जैक्टली कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना, हमारी पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान हमेशा 1 होता है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में, ध्यान से सुनो, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में, क्योंकि दोनों बॉडी एक दूसरे से चिपक गई, मतलब दूर जाना ही नहीं चाहती है, मतलब उनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी अलग होने की उनकी जो वेग है तो हो जाता है 0, इसलिए यहाँ पे ई का मान कितना हो गया? 0। ठीक है, और थर्ड वाले केस में हो सकता है उसका मान भाई 0 तो हो नहीं सकता पूरी तरीके से, क्योंकि पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं है, 1 हो नहीं सकता क्योंकि पूर्णतः प्रत्यास्थ भी नहीं है, इसलिए इसका मान इनके बीच में आ जाता है, यानी ई का मान हो जाता है हमारे 0 से 1 के बीच में। ठीक है ना, 0 से 1 के बीच में, प्रत्यास्थ के लिए 1, अप्रत्यास्थ के लिए 0 और आंशिक प्रत्यास्थ या आंशिक अप्रत्यास्थ में ई का मान 1 से 0 के बीच में होता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने टक्कर पढ़ी, हाँ जी, सबसे पहले अपन ने टक्कर शक्कर पढ़ा। टक्कर क्या होता है? रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, दिमाग में बात डाल लो, कोई बाह्य बल नहीं लगना चाहिए बस। उसके बाद अपन ने 2 तरीके की टक्कर पढ़ी, सीधी टक्कर या फिर अपन हेड ऑन कोलिजन जिसको बोलते हैं, वो अपन ने पढ़ा। फिर उसके बाद अपन ने तिर्यक टक्कर पढ़ा, ठीक है ना, इस तरीके से ऑब्लिकली यानी एक टेढ़ी तरीके से टक्कर हो तो उसको अपन बोलेंगे तिर्यक टक्कर। फिर हमने इसको बाद में पढ़ेंगे, हाँ। फिर ऊर्जा संरक्षण, गतिज ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर 3 तरीके की टक्कर पड़ी, पूर्णतः प्रत्यास्थ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ और आंशिक अप्रत्यास्थ, फिर आंशिक प्रत्यास्थ। ठीक है, इसमें गतिज ऊर्जा और जो आपकी संवेग है दोनों संरक्षित रहते हैं। इसमें दोनों बॉडी चिपक जाती हैं लेकिन ऊर्जा का हास्य बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें संवेग संरक्षित रहता है लेकिन ऊर्जा का हास्य होता है। इसमें भी संवेग संरक्षित रहता है, ऊर्जा का हास्य होता है, लेकिन टकराने के बाद दोनों सेपरेट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है,
फिर अपन ने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा, यानी प्रत्यावस्थान गुणांक, दूर जाने का वेग अपॉन पास आने का वेग, इनके अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रत्यावस्थान गुणांक यानी ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, चलो बच्चों, तो इस लेसन के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, लेसन बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में अभी हम इतना ही कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लेसन के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से वापस नेक्स्ट क्लास में इसी जगह पर, हमारे इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। काफी बच्चों का जो बैकलॉग है उसको बच्चों जल्दी खत्म करो, नहीं तो बहुत बर्डन आप लोगों के पास बढ़ जाएगा। जो बच्चे जो हैं, एक बच्चे का नीचे कमेंट आता है कि सर मैंने पुराना बैकलॉग छोड़ दिया, मैंने पीछे का पढ़ा नहीं, मैं सीधा इस चैप्टर पे आ गया। ठीक है, लेकिन पुराना बैकलॉग भी साथ के साथ खत्म करते चलो, ये तो बड़ी परेशानी है। ठीक है बच्चों, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट आप कर सकते हो, मैं आपका रिस्पॉन्स जरूर दूंगा, पर मेरा नाम जरूर टैग कर देना, नहीं तो मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। ठीक है, तो मेरा नाम टैग करके आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।